हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 मैथमेटिक्स, जिसमें विविध प्रश्नावली नंबर 5 चल रही थी। इसके 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस प्रकार का दिया हुआ है, क्रैमर विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? क्रैमर विधि से दिए गए क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से ये पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दी गई है, x और y की वैल्यू बतानी है। और कौन से मेथड से बतानी है? क्रैमर मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास जितने वेरिएबल दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाने हैं? डिटर्मिनेंट बनाने होंगे। तो देखिए पहले वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको मैं नाम देता हूँ डेल, और डेल के अंदर वह लिखा जाएगा। वैल्यू कौन सी लिखी जाती है? डेल के अंदर केवल और केवल हमारे पास में x, y, z जितने भी हो उनके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, उनके गुणांक लिखे जाते हैं। तो यहाँ x के कोफिशिएंट देख लिए 2 और 3, तो यहाँ x के कोफिशिएंट यहाँ 2, यहाँ पर 3। जो y लिखा गया है उस y का कोफिशिएंट यहाँ -1, यहाँ प्लस का 5, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 5। ये हमारे पास जो पहला डिटर्मिनेंट आ चुका है। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा वो देखिए, उसको मैं नाम देता हूँ डेल x, या आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, A, B, C कुछ भी नाम दे दो, या इसको D1, D2 के हिसाब से भी नाम दे सकते हो। सेम ऐसे ही प्रश्न हमने जब प्रश्नावली 5.2 की थी, एक्सरसाइज 5.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। उनमें भी हमें क्रैमर मेथड से हल करना था। तो देखिएगा डेल x क्या हो जाएगा? डेल x वह होगा, वैल्यू तो सेम यही आएगी जो हमारे पास में डेल की वैल्यू आई है। इसमें एक चेंज होगा, कौन सा? अगर मैंने यहाँ x लिखा है तो x के कोफिशिएंट, ये वाले x के कोफिशिएंट नहीं आएंगे। इनके अलावा सारे मान जो पहले थे सेम वही मान आने वाले हैं। तो देखिए मैंने x के गुणांक जो थे, x के कोफिशिएंट है वो तो नहीं लिखे, y के कोफिशिएंट तो सेम ही लिख दिए। अब x के जो कोफिशिएंट हमने नहीं लिखे, उनकी जगह क्या लिखना है? उनकी जगह मुझे लिखना है ये वाली कांस्टेंट वैल्यू, यानी अचर मान जो है मेरे पास में, ये वाले मैंने लिख दिए। अब मैं बात करता हूँ थर्ड एंड लास्ट की, तो ये आ जाएगा डेल y बराबर। अब डेल y में क्या लिखा जाएगा वो भी देख लीजिएगा। डेल y में मुझे क्या नहीं लिखना है? मुझे ये जो y है इस y के कोफिशिएंट नहीं लिखना है, x के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो x के कोफिशिएंट है 2 और 3। जो y है उस y के कोफिशिएंट की जगह ये मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ 17 एंड यहाँ लिख देता हूँ 6। मेरे पास में 3 डिटर्मिनेंट आ चुके हैं, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास में अगर ये द्वितीय क्रम का एक कोई सारणिक दिया गया हो, यानी सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हो, तो उसकी वैल्यू क्या ज्ञात करते हैं? हमारे पास देखिए 2 विकर्ण है, ये अग्र और ये पश्च। 2 विकर्ण है, दोनों विकर्णों का क्या करेंगे? पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 × 2 ये होता है 10, माइनस 3 × -1 तो माइनस का 3। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस और माइनस हो जाएगा 3 किसका? प्लस का। इस प्रकार से मेरे पास में डेल की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस के 13। प्लस के 13 जो वैल्यू किसकी आई है मेरे पास में? डेल की। अब डेल x और डेल y की वैल्यू भी साथ साथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में आएगी डेल x बराबर 17 × 5, ये आ जाएगा मेरे पास में 85, माइनस 6 × 1 यानी माइनस का 6 आएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि डेल x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 91। इधर मेरे पास में कितना आया था? 13, इधर मेरे पास में आ गया 91। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब जो मेरे पास में y है उस y की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी कि डेल y इज इक्वल टू, डेल y के बराबर में आ जाएगा मेरे पास 6 × 2 यानी 12 माइनस 17 × 3 कितना आ जाएगा? 51। अब यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू आएगी? ऋणात्मक मान आएगा। अगर मैं 51 में से 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 41। 41 में से मुझे 2 और माइनस करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 39। मेरे पास में डेल की वैल्यू आ चुकी है, डेल x की वैल्यू आ चुकी है और डेल y की आ चुकी है। हमने कौन सी विधि से हल करना है? हमें इसको क्रैमर विधि से। तो मैं लिख सकता हूं कि क्रैमर विधि के अनुसार, क्रैमर विधि कौन सी विधि काम में ले रहे हैं? क्रैमर विधि से मैं क्या लिख सकता हूं कि x की जो वैल्यू होती है
वे क्या होती है देखिएगा, हमारे पास में जो भी वैल्यू आई है, जैसे मेरे पास में आई है डेल एक्स की, इस डेल एक्स में मुझे भाग लगाना है किसका, डेल का। और y की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, y बराबर मेरे पास में आ जाएगा डेल y अपॉन डेल। अब देखिए मेरे पास वैल्यू क्या क्या दी गई है, तो डेल x की जो मेरे पास में वैल्यू है ये रही मेरे पास 91 अपॉन केवल डेल की वैल्यू मेरे पास में ये रही मेरे पास में कितनी है 13, ये वैल्यू लिख दी। सेम इसी प्रकार से यहाँ मेरे पास y है, y बराबर डेल y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 39 और डेल की वैल्यू कितनी है ओनली 13। यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब देखिए यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू आ रही है, यहाँ से मेरे पास में y की वैल्यू आ रही है। अब दोनों की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। जैसे ही अगर इसमें पूरा का पूरा भाग जाता है तो अच्छी बात है, अगर इनमें पूरा भाग नहीं जाए तो आप इनको यहीं तक ही रख सकते हो। देखिएगा अब मैं अगर इसका इसमें भाग लगाऊं तो देखिए इसमें भाग जाता है क्या, इसका इसे इनटू करते हैं, जितनी बार भी इसमें भाग जाएगा वह वैल्यू हो जाएगी x की, और उधर जब भाग जाएगा तो वह वैल्यू हो जाएगी किसकी, y की। तो देखिए x की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी है, जब हम 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह आएगी किसकी, x की, तथा हमारे पास में जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी। अब देखिए हम इसमें डिवाइड करते हैं कितनी बार भाग जाता है। अगर आपको 13 की टेबल याद है तो यहाँ देखिए ये इसका कितने टाइम है, कितने गुणा है, ये है इसका 7 टाइम यानी 7 गुणा है। अब देखिए यहाँ इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ, ये इसमें 3 टाइम डिवाइड हो रहा है और साइन किसका इसमें साथ में माइनस का है। इस प्रकार से हमारा ये जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, और कौन सी विधि से निकाली है, क्रैमर विधि के अनुसार। क्रैमर विधि के अनुसार हम इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट भी हल करेंगे। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई थी, सेकंड जो पॉइंट दिया गया है उस सेकंड पॉइंट में भी हमारे पास 2 इक्वेशन है, और जो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आएगा उस थर्ड पॉइंट में हमारे पास 3 इक्वेशन दी जाएगी। देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में हमारे पास की दोनों इक्वेशन जो है कौन कौन सी इक्वेशन है। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन, देखिए ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x + ay = 4, 2x + ay = 2, जहां पर a की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए थी। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए क्या अलग है, मेरे पास उसी प्रकार के यहाँ पे इसमें 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। पहले वाला जो डिटर्मिनेंट बनता है हमें पता ही है, x के गुणांक लिखे जाते हैं और y के गुण, x और y दोनों के कोफिशिएंट मैंने लिख दिए। देखिए इसमें जो y है उस y का जो कोफिशिएंट यानी y का जो गुणांक है मेरे पास में क्या, देखिए संख्यात्मक मान नहीं है, ये मेरे पास a के रूप में दिया गया है। तो देखिए मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में जो सेकंड आएगा यानी डेल x वाला, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, मेरे पास में यहाँ पर 3 and 2 जो है वो तो नहीं लिखना है, उसकी जगह आ जाएगा 4 and 2, ये आ गया 4 ये 2। डेल x यानी ये वाला तो सेम आएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a और यहाँ पर भी a। हमारे पास में जो थर्ड आएगा डेल y, उसमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट तो लिखे जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ 3 यहाँ 2। y के कोफिशिएंट लिखने नहीं है, y की जगह मेरे पास में आ जाएंगे अचर मान यानी कांस्टेंट वैल्यू। ये मेरे पास में 3 डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। और आप पहले ही जानते हैं अगर हमारे पास में x और y जितने हमारे पास में वेरिएबल्स दिए जाएंगे उनसे एक इक्वेशन ज्यादा बनेगी, और ज्यादा वाली कौन सी, जो हमारे पास में उन सब के कोफिशिएंट लिखते हैं। अब इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहली वैल्यू इसकी निकालनी होती है। इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, देखिए डेल = 3 × a, ये आ गया मेरे पास 3a माइनस 2 × a, ये आ गया मेरे पास 2a। 3a माइनस 2a, यहाँ क्या आ गया a, और a की वैल्यू हमारे पास में क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि डेल = 0। हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि डेल की वैल्यू यहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 कैसे नहीं हो सकती, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, x की जो वैल्यू निकाली जाती है वो आती है इस प्रकार से, डेल x अपॉन डेल। यदि डेल की वैल्यू 0 आ जाए तो x की वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। इसी प्रकार से y की वैल्यू भी निकालते समय भी हमारे पास डेल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है।
तो सबसे पहले हमने काम कर लिया, डेल की वैल्यू ए आ चुकी है। अब मैं बात करता हूं डेल एक्स की, तो डेल एक्स बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी वो देखिएगा। डेल एक्स बराबर 4 इंटू ए, ये मेरे पास आ गया 4a माइनस 2 इंटू ए, ये हो गया मेरे पास 2a। 4a माइनस 2a, यहां पर वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 2a। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो हमारे पास यहां से वैल्यू आएगी किसकी, डेल वाई की। डेल वाई की वैल्यू इस प्रकार से आ रही है 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 4 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8। यहां पर मेरे पास में डेल वाई की जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, माइनस की 2। हमारे पास डेल की वैल्यू आ चुकी है, डेल एक्स की आ चुकी है और डेल वाई, तीनों मान आ चुके हैं। तो यहां से एक्स का जो मान होता है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का मान हमारे पास में कितना आया था, ये मेरे पास में आ गया 2a अपॉन डेल की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी a से a कैंसिल हो गया और x का जो मान है वो मेरे पास आ गया प्लस का 2। सेम इसी प्रकार से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा डेल y अपॉन डेल y की मेरे पास में वैल्यू कितनी है, मेरे पास में है -2 और डेल की वैल्यू कितनी है a, डेल की वैल्यू कितनी है a। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है और ये मेरे पास y की वैल्यू आई है। इस प्रकार से हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसे जो हमारा इसका थर्ड दिया हुआ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में देखिए किस प्रकार के हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं। इन दोनों पॉइंट में हमारे पास में दो इक्वेशन यानी दो वेरिएबल्स के लिए दी गई थी। जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है उसमें हमारे पास 3 चर दिए हुए हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी। तो देखिए हमारे पास में जो पॉइंट नंबर 3 है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। ये हमारे पास में पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है जिसमें 3 इक्वेशन है। तो देखिए इन तीनों का सबसे पहले क्या बनाते हैं, सारणिक बना लेते हैं। पहला जो डिटर्मिनेंट बनेगा मेरे पास में डेल, उस डेल के अंदर मेरे पास में क्या क्या वैल्यू आएगी, देखिए मेरे पास में इसके अंदर आएगा केवल और केवल x, y तथा z, इन तीनों के केवल और केवल मुझे गुणांक लिखना है, इन तीनों के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो देखिए मेरे पास में x का जो कोफिशिएंट है 1 2 3, x का कोफिशिएंट 1 2 3, y का कोफिशिएंट देखिए 2 4 2। तो यहां मैंने लिख दिया 2, यहां 4 और यहां पे 2। z जो है उसके लिए 3 1 9, यहां लिख दिया 3, यहां 1 और यहां 9। x, y और z तीनों के मैंने कोफिशिएंट लिख दिए हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं साथ ही साथ। जो हमारे पास में 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया उसको कैसे सोल्व करते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ में देखिए ये ले लेता हूँ, R1 से प्रसार करने पर यहाँ ये 1 है, इसके लिए ये वाला आ जाएगा 4 इंटू 9, ये हो जाएगा मेरे पास 36 माइनस 2 इंटू 1 यानी हो गया 2 माइनस ये वाला 2। अगर इस 2 की बात कर रहा हूं मैं तो ये जिस पंक्ति में है वो वाली पंक्ति भी काम में नहीं लेनी है और जिस स्तंभ में वो भी काम में नहीं लेना। तो मेरे पास बचेगा 2 9 1 3, तो 2 इंटू 9 मेरे पास हो जाएगा 18 और माइनस 3 इंटू 1 मेरे पास में हो जाएगा 3, प्लस का चिन्ह, ये मेरे पास में आगे लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में। अब हमारे पास में क्या बचेगा, देखिए ये वाला है 2 इंटू 2, यहाँ बच गया 4 माइनस 4 इंटू 3, ये हो गया मेरे पास 12 है, यहाँ तक आ चुका है। अब इसकी देखिए वैल्यू क्या आएगी, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 36 माइनस 2 यानी 34 इंटू 1 मेरे पास आ जाएगा 34। अब यहाँ पर मेरे पास में बचेगा 15 इंटू 2 मेरे पास आ जाएगा कितना 30, वो भी किसका माइनस का। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास -8 बचेगा, -8 इंटू 3 आ जाएगा माइनस का 24, इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास में ये देखिए इन तीनों के अगर मैं तुलना करूं, तीनों को अगर ढंग से देखा जाए तो मेरे पास में इस प्रकार की वैल्यू है। इन दोनों के मध्य केवल और केवल 4 का डिफरेंस है, 4 का अंतर है, तो प्लस का 4 और ये वाले मेरे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वह आती है माइनस का 20 और ये जो वैल्यू है नॉट इक्वल 0 है। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो आगे हम काम कर सकते हैं। देखिए एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो दूसरा जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे दूसरा है डेल एक्स। डेल एक्स क्या आएगा उसकी बात करते हैं। डेल एक्स में हमारे पास में ये वाले एक्स का कोफिशिएंट है वो तो आने नहीं है, एक्स के कोफिशिएंट की जगह मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी
6, 7 एंड 14, ये वाले दोनों जैसे हैं वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, 4, 1, 2 एंड 9। अब इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 6 अंदर 4 इंटू 9 यानी 36 माइनस ये वाला 2 माइनस 2 इंटू, अब इसके लिए आएगा 9 इंटू 7 63 माइनस 14 इंटू 1, ये हो गया मेरे पास माइनस का 14 प्लस ये वाला मेरे पास लिखा हुआ है 3, ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 2 14 माइनस 14 इंटू 4, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है 56। इतना काम हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू, यहाँ बचेगा 34 और मुझे लिखना है 34 इंटू 6, तो 6 इंटू 4 24, रिमाइंडर बच गया 2, ये हो गया 6 इंटू 3 18 एंड 2, ये कितना हो गया 204, यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ 63 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 63 में से मुझे कुछ घटाना है, कितना घटाना है 14। अगर मैं केवल पहले केवल ओनली 4 घटाऊं तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 59 माइनस 10 यानी 49 इंटू 2 मेरे पास आ जाएगा 98, ये वैल्यू आ चुकी है। और आगे बढ़ जाते हैं, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है वो भी देख लीजिएगा। मेरे पास में मुझे 6 माइनस 4 यहाँ बचेगा 2, 5 माइनस 1 यानी बचेगा मेरे पास 3। इतना काम मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद इसका मुझे क्या करना है, ट्रिपल करना है, 3 गुना करना है। वैल्यू वाली माइनस की है इसलिए आएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसका ट्रिपल करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 96। यहाँ तक वैल्यू आ चुकी। अब देखिए ये दोनों मेरे पास जो वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है और ये वैल्यू मेरे पास प्लस की है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर दोनों जगह 100 और 100 होते तो मेरे पास 200 हो जाते, जबकि यहाँ पर 4 कम है, यहाँ पर 2 कम है, यानी कुल मिलाकर के 6 कम है, तो यानी 200 में से 6 कम है यानी कि मेरे पास 194 लिखा हुआ है। तो देखिए मेरे पास में 204, ये तो वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ओनली फॉर प्लस का 10, ये वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है। हमारे पास में 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम तीसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट मेरे पास में आएगा y का और उसके अंदर ये इस प्रकार से वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू तो इसमें लिखनी है, x के गुणांक तो लिखे जाएंगे इसमें 1 2 3, y जो है y के कोफिशिएंट की जगह हमारे पास ये वाले आ जाएंगे 6 7 एंड 14, 6 7 14। z के जो कोफिशिएंट जैसे थे सेम टू सेम उसी प्रकार से लिख दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 ब्रैकेट में 9 इंटू 7 यानी 63 माइनस उससे आगे क्या बचेगा माइनस 14 आ जाएगा, ये माइनस का 14 माइनस 6 इंटू 9 इंटू 2 18 माइनस 3 इंटू 1 ये आ गया 3 प्लस ये वाला आ जाएगा मेरे पास 3 ब्रैकेट में, यहाँ आ जाएगा 14 इंटू 2 28 माइनस 7 इंटू 3 21, क्या आ जाएगा 21। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या कुछ आ जाती है मेरे पास में, जब इसमें से ये वैल्यू घटाई जाएगी, क्या हमने इसमें से इसको भी घटाया था कुछ समय पहले 49 आ रहा था, 49 इंटू 1 ये मेरे पास में आ जाएगा 49। यहाँ पर देखिए 18 माइनस 3 यानी 15 बचेंगे, 15 इंटू 6 कितने हो जाएंगे मेरे पास में 90। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की है तो 28 माइनस 21 यानी ओनली 4 मेरे पास कितने बचेंगे 7 7 इंटू 3 21 मेरे पास कितना हो जाएगा 21। अब देखिए ये वाली दोनों वैल्यू जो मेरे पास में है ये दोनों वैल्यू मेरे पास प्लस की है और इन दोनों को ऐड करने पास मेरे पास आ जाएगा 70 जो मेरे पास में वैल्यू आएगी प्लस की आएगी यानी लिख देंगे 70 मेरे पास प्लस का और माइनस का 90 यानी कि मेरे पास ऑल ओवर जो वैल्यू है माइनस का 20 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। और इसके बाद में एक मुझे और चाहिए डिटर्मिनेंट z के लिए। अब z का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, z के डिटर्मिनेंट में x के कोफिशिएंट जो थे वो तो लिखे जाएंगे, y के जो कोफिशिएंट है वो भी मेरे पास में लिखे जाएंगे, परंतु z जो है उस z की जगह आ जाएगा ये वाली कांस्टेंट वैल्यू। इनका मान निकालते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट में
14 इंटू 4 ये आ जाएगा 56 माइनस 7 इंटू 2 ये आ गया 14 माइनस का 2 ब्रैकेट में क्या आएगा देखिएगा, ये 14 इंटू 2 यानी 28 माइनस 7 इंटू 3 यानी 21 प्लस आगे लिखा हुआ है 6 ब्रैकेट में क्या कुछ वैल्यू आ रही है देखिएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 4 यानी 12 है। अब हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 56 माइनस 14 यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, अगर मैं 56 में से अभी मैंने वैसे घटाया भी था तो यहाँ वापस घटा देता हूँ देखिएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 1 से इंटू करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी माइनस का, यहाँ आएगा 7 इंटू 2 आ जाएगा 14, ये लिख दिया मैंने माइनस का 14। यहाँ पर वैल्यू जो है ये वाला प्लस का है, परंतु यहाँ पर मेरे पास माइनस का 8 बचेगा, माइनस 8 इंटू प्लस का 6 माइनस के 48 हो जाएंगे। अब हमारे पास में क्या कितनी वैल्यू बचती है उसकी बात करते हैं। मेरे पास में 42 जो है वो तो प्लस का है और माइनस का कितना है देखिएगा, ये 48 और ये 452 ये 62 माइनस 62 और मेरे पास यहाँ आ गया माइनस का 20, यह वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। यानी कि हमने 4 वैल्यू निकाल लिए। 4 वैल्यू कौन कौन सी, एक तो वैल्यू डेल की निकाल ली, उसके अलावा डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे चाहिए किस किस की वैल्यू, एक तो एक्स की, एक चाहिए वाई की और एक किसकी चाहिए जेड की। जो हमारे पास में क्रेमर मेथड है, कौन सा मेथड, क्रेमर रूल जो है, वो क्रेमर रूल क्या कहता है, क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में x की जो वैल्यू होती है वह आती है डेल x अपॉन डेल। अब देखिएगा हमारे पास डेल x की जो वैल्यू कितनी है, डेल x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, प्लस का कितना है 10, तो यहां मैं लिख देता हूं देखिएगा 10 अपॉन डेल की वैल्यू कितनी है माइनस 20, तो ये लिख दिया मैंने माइनस 20। इसका मतलब यहां से आ जाएगा माइनस का 1/2, x का मान मेरे पास में आ गया माइनस के 1/2। जो y है उस y का मान मेरे पास में आ जाएगा, देखिए यहां लिख देता हूं डेल y अपॉन डेल y की जो वैल्यू है माइनस 20 है, डेल y की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, माइनस 20 अपॉन डेल की वैल्यू कितनी है, डेल की वैल्यू भी माइनस का 20, माइनस 20 अपॉन माइनस 20 दिस इज इक्वल टू प्लस का 1। और z जो है उसके लिए डेल z अपॉन डेल होता है, डेल z की वैल्यू माइनस 20 और डेल की वैल्यू भी 20। y और z दोनों के मान आ चुके हैं समान और x की वैल्यू -1/2। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें क्या करना था, क्रेमर विधि से दी गई इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशंस को हल करना था और हमने तीनों के तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, क्रेमर विधि से हल करना है, परंतु उसमें हमें यह बताना है, सिद्ध करना है कि दी गई लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास में कैसी है, असंगत है। किस प्रकार की दी हुई है, असंगत। सेम ऐसे प्रश्न हम किस जो मैंने प्रश्नावली नंबर 5.2 की थी उसका 8वां क्वेश्चन किया था कि सिद्ध कीजिए कि दी गई इक्वेशंस कैसी है, असंगत है। तो देखिए हमारा जो पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा है क्रेमर विधि से हल कीजिए तथा बताइए कि हमारे पास जो समीकरण निकाय है वह समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंटों में पहला जो पॉइंट हमारे पास दिया गया है उसमें हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई है, दूसरे में 3 इक्वेशन दी गई है। सेम वही पैटर्न रहेगा जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारे पास पहला पॉइंट है, इस पॉइंट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में x और y दो हमारे पास में वेरिएबल है, इन दोनों का पहले मैं एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूं। इनके कोफिशिएंट हमारे पास क्या दिए हुए देखिएगा, डेल, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x का कोफिशिएंट है मेरे पास 2, यहाँ x का है 4, यहाँ एक y के जो दोनों लिखे हुए हैं यहाँ माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 2, ये मेरे पास डेल का आ रहा है। और यही साथ के साथ मैं डेल की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ और डेल की जो वैल्यू आएगी 2 इंटू -2 यानी माइनस का 4 माइनस 1 इंटू 4, यहाँ मेरे पास में आएगा माइनस का 4, यहाँ पर मेरे पास माइनस का 4 है, ये मेरे पास और माइनस है, माइनस माइनस मेरे पास में आ जाएगा प्लस का। और इसी के साथ एक बार मेरे पास में क्या लिखा है 4 प्लस का, एक बार लिखा है
माइनस का। यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है डेल बराबर 0। डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब देखिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में क्या क्या दिया गया है। अब यदि डेल एक्स क्या है, डेल एक्स क्या है यहाँ पर वो देखिएगा। डेल एक्स मतलब एक्स के जो कोफिशिएंट है उनकी जगह ये लिखना है 5, 7। यहाँ पर हमारे पास में y वाले कोफिशिएंट लिखे हुए हैं। अब हमारे पास में डेल एक्स का जो मान आएगा वह क्या मान आता है देखिएगा, 5 इंटू 2 यानी माइनस का 10, माइनस 7 इंटू -1 तो माइनस का 7। यहाँ पर मेरे पास में आ रहा है माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 7। यहाँ पर डेल एक्स जो है वो मेरे पास आ गया माइनस का 3। डेल की वैल्यू जो है मेरे पास में 0 आई थी और डेल एक्स मेरे पास में कितना आ गया, -3। अब मैं बात करता हूं डेल वाई की। डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आती है देखिएगा। एक्स के कोफिशिएंट तो हमारे पास में सेम लिखे जाएंगे जिस रूप में हमें दिए गए थे, उसके अलावा ये लिख दिए जाएंगे 5 और यहाँ पर 7, ये मैंने लिख दिया। यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा डेल वाई बराबर 7 इंटू 2 14 माइनस 5 इंटू 4 ये हो गया 20। यहाँ से मेरे पास में डेल वाई की जो वैल्यू है वो आ गया माइनस का 6। हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आई है वो देख लीजिएगा। डेल की वैल्यू 0 के बराबर है, डेल एक्स -3 है, डेल वाई माइनस का 6 है। हमने रूल क्या देखा था, रूल के अंदर हमने ये देखा था डेल की जो वैल्यू है वो किस किस प्रकार से हो सकती है। देखिए एक बार आपको वापस बता देता हूँ। एक तो होती है डेल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना। क्या होना, यदि डेल 0 के बराबर नहीं हो तब हमारा समीकरण निकाय संगत होता है, उसके अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। ये वाली कंडीशन तो हमारे पास है ही नहीं। अब देखिए इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था यदि डेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के, तो इसकी 2 कंडीशंस होती है। दोनों कंडीशन में से पहली कंडीशन तो ये होती है यदि डेल बराबर 0 तथा डेल एक्स डेल वाई और यदि किसी इक्वेशंस में डेल जेड भी हो और उन सब की वैल्यू ही किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तब हमारा समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। अगर संगत है तो उसके अनंत हल विद्यमान है। बात करता हूं इसकी, अगर हमारे पास में डेल बराबर 0 हो तथा हमारे पास में जो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आते हैं उनमें से कोई भी एक भी अगर एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें से मिनिमम अगर एक भी अशून्य आ जाए यानी नॉन जीरो आ जाए तब हमारा समीकरण निकाय असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत। तो देखिए हमारा यही वाला पॉइंट काम में आ रहा है कि डेल बराबर 0 और ये वाला 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो समीकरण निकाय है वह समीकरण निकाय किस प्रकार के हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। अतः दिए गए समीकरण निकाय, अतः दिए गए समीकरण निकाय कैसे हैं, असंगत है। हमारे पास में इक्वेशंस दी गई थी 2 और दोनों समीकरणों को जब हमने हल किया तो हमें पता चला कि दी गई इक्वेशंस कैसी है, असंगत। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं जिसमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो देखिए हमारे पास सेकेंड पॉइंट किस प्रकार का है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में जो 3 इक्वेशन है उनके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा पहला जो डिटर्मिनेंट बनाते हैं वह आएगा एक्स वाई और जेड उनके कोफिशिएंट यानी उनके गुणांक के अनुसार। एक्स वाई जेड यहाँ आ रहा है 1 1 1, एक्स वाई जेड यानी इसके लिए आ रहा है 1 2 3 3 4 5, यहाँ मैंने लिख दिया 3 4 5। इसको यहीं पे हल कर लेते हैं तो यहाँ से डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ लिखा है 1 2 इंटू 5 यानी 10 माइनस 12 है, माइनस का चिन्ह ये वाला 1, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 5 इंटू 1 3 इंटू 3 9 प्लस ये वाला 1। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 1 यानी 4 माइनस 6 और यहाँ से आएगा मेरे पास माइनस का 2
यहाँ 5 माइनस 9 यानी -4, -4 इंटू ये वाला -1 माइनस माइनस प्लस का 4, यहाँ पर माइनस का 2। अब देखिए -2 -2 माइनस के 4 और प्लस का भी 4। यहाँ से मेरे पास में वैल्यू कितनी आई, डेल इज इक्वल टू 0, यानी सेम उसी प्रकार की कंडीशन बनके तैयार हो रही है जैसी अभी हमने क्वेश्चन में देखी थी। आप एक काम भी ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास में डेल की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई है, अब आपको क्या क्या वैल्यू निकालनी होती है, डेल x, डेल y और डेल z, ये वैल्यू निकालनी होती है। आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू, जो आप वैल्यू पहले निकालते हैं, किसी की भी एक वैल्यू जैसे ही आप निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर आपके पास नॉट इक्वल 0 आ जाए तो आप इन दोनों से ही केवल ऐसा कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशंस कहता है असंगत है, क्योंकि रूल क्या पढ़ा था, उनमें से कोई भी एक भी अगर अशून्य हो जाए तो समीकरण कैसे होंगे, असंगत हो जाएंगे। तो देखिए हम चाहे तो ये तीनों निकाल सकते हैं, डेल x, डेल y, डेल z। अगर तीनों नहीं निकालने हैं तो इनमें से जो भी हम पहले ज्ञात करते हैं अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो हम वही रुक जाएंगे। देखिएगा किस प्रकार से, मैं यहाँ लिखता हूँ डेल x। डेल x बराबर आएगा मेरे पास में इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट, x के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। उसके अलावा बाकी जितने भी मेरे पास में एलिमेंट लिखे गए हैं वो मेरे पास जिस रूप में थे उसी रूप में वापस लिख दिए गए। अब देखिएगा, अब मैं इसको हल करता हूँ। इसको जैसे ही हल किया जाएगा तो मेरे पास में मान क्या आएगा, यहाँ देखिएगा ये प्लस का होता है, दूसरे वाला माइनस का होता है और तीसरे वाला प्लस का होता है। अब देखना इस 1 के अकॉर्डिंग 5 इंटू 2 हो गया मेरे पास 10 माइनस ये 12 है। इस 1 के अकॉर्डिंग 5 इंटू 2 यानी 10 माइनस 3 इंटू 3 9। इस 1 के लिए आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6। यहाँ पर मेरे पास में आता है -2। यहाँ पर मेरे पास में कितना आता है 10 माइनस 9 यानी 1 और इसके गुणांक में बाहर लिखा हुआ है 1। 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में 1। नेक्स्ट 8 माइनस 6 यानी बचेगा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में आ गया माइनस का 1। यह वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल बराबर 0 तथा डेल x बराबर नहीं है किसके, 0 के। अतः हम क्या कह सकते हैं कि अतः दिए गए हमारे पास में जो समीकरण निकाय है, अतः दिए गए समीकरण निकाय किस प्रकार का है, असंगत है। किस प्रकार का है, असंगत। इसलिए आज की इस वीडियो सेशन में हमने क्या क्या देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखे हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन क्रैमर विधि पर डिपेंड करते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्रैमर विधि से हल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें x, y और z की वैल्यू भी बतानी थी, जबकि क्वेश्चन नंबर जो ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, उसमें हमें केवल और केवल इसको असंगत बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।